नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 25 जो कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो जिस भी माध्यम के आप हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सुर सरोवर रामसर साइट। ठीक है, यहाँ पर रामसर स्थल की बात की गई है, सुर सरोवर रामसर स्थल की बात की गई है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बताइए ये कथन सत्य है कि असत्य है? ये कथन असत्य है। जब हम बात करते हैं सुर सरोवर रामसर स्थल की तो ये लोकेटेड है आगरा में, ठीक है, ना कि लखीमपुर खीरी में, तो गलत हो गया। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी। ठीक है, ठीक है, केवल दो जो है वो आपका सही है। अब क्लास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। हम यूपी फॉरेस्ट गवर्नमेंट.in की साइट से, ऑफिशियल साइट से कुछ बर्ड सेंचुरीज को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे बीईओ की परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो नोट कर लीजिएगा, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है कहां पर? उन्नाव में, याद रखिएगा। और याद करने का तरीका ऐसे, आप सभी ने वो गाना सुना होगा उन आंखों की मस्ती में, तो ये सब गाने कौन? नवाब लोग बैठ के सुनते थे। तो अब जब भी नवाबगंज आएगा तो उन आंखों की याद रख लीजिएगा, तो उन नाव आपको याद रहेगा। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहां पर है बताओ? उन नाव में है, ठीक है, उन नाव में है। ठीक है, सांडी बर्ड सेंचुरी की हम बात करेंगे। पहले के भी टेस्ट में मैंने आपको बताया, जैसे ही सांड दिखे सामने हार मान लो। ठीक है, सांड को देख के हार मान लो। तो सांडी बर्ड सेंचुरी कहां पर है? हरदोई में है। फिर देखो समसपुर बर्ड सेंचुरी। समसपुर बर्ड सेंचुरी को कैसे याद रखोगे? आपको नहीं लगा समस, जो भी सब लोग हैं, समस लोग ऐसे करके सब लोग राय देते हैं, बार बार राय देने आ जाते हैं। तो समसपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है? रायबरेली में है। एग्जाम में याद रहता है ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आगे देखो, ओखला बर्ड सेंचुरी कहां पर है? ओखला बर्ड सेंचुरी जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओखला। सूरजपुर बर्ड, ये वेटलैंड कहां पर है आपका? ये भी आपका कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में ही है। तो गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको ओखला बर्ड सेंचुरी और सूरजपुर वेटलैंड दोनों देखने को मिलेगा। जो ओखला बर्ड सेंचुरी है ये नोएडा के पास स्थित है, और जब हम बात करते हैं सूरजपुर वेटलैंड की तो ये दादरी तहसील में स्थित है। फिर सुर सरोवर, अभी हमने डिस्कस किया, सुर सरोवर की जब भी बात आएगी तो आगरा याद रखिएगा। चलो फिर देखो, पार्वती अर्गा की हम बात करेंगे तो पार्वती अर्गा जो है वो गोंडा में स्थित है। फिर लक बहोशी की हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है? ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कन्नौज उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहां पर विजय सागर बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपकी लोकेटेड है मिर्जापुर में। ठीक है, कहां पर? मिर्जापुर में। आगे देखिए, लास्ट है ये है हाथी नाला, जो वो है वो लोकेटेड है कहां पर? रेणुकूट में लोकेटेड है, सोनभद्र में, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, एक बार और रिवीजन करा दूं ताकि क्लियर हो जाए। चलो जल्दी से रिवाइज करो, बताओ नवाबगंज कहां पर? उन नाव में। ठीक है, सांडी कहां पर है? हरदोई में। समसपुर कहां पर है? रायबरेली में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ओखला बर्ड सेंचुरी कहां पर है? नोएडा के एंट्रेंस में है, गौतम बुद्ध नगर में। सूरजपुर वेटलैंड कहां पर स्थित है? ये दादरी तहसील गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, फिर उसके बाद सुर सरोवर की बात करेंगे तो ये आगरा में स्थित है, दिल्ली आगरा हाईवे है वहां पर स्थित है सुर सरोवर। पार्वती अर्गा की बात करेंगे तो ये गोंडा में स्थित है। फिर यहां पर देखो लक बहोशी की हम बात करेंगे तो ये कन्नौज में स्थित है। फिर विजय सागर बर्ड सेंचुरी की हम बात करेंगे तो ये मिर्जापुर में, और हाथी नाला की हम बात करेंगे तो रेणुकूट में। अच्छा, लक बहोशी भी आपको याद रहेगा, हमेशा लक जब देखो बेहोश रहती, बेहोश रहती, क्यों? क्योंकि कन्नौज, कान से कुछ सुनाई नहीं देता, कन्नौज कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए बेहोश रहती, लक बहोशी।
ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। चलो, तो जो इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। मैं फिर कहूंगी, इन मॉक टेस्ट के माध्यम से हम रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से मैक्सिमम किन किन पॉइंट्स को मैं आपको रिवाइज करा दूं। आपका अभी प्रीलिम्स में काफी समय है, तो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके चलोगे, नोट्स बना के चलोगे, तो आप खुद पाओगे कि काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी एग्जाम तक क्लास। और रिवीजन पे तो बहुत फोकस किया करिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, काफी पढ़ने के बाद भी वो यही कारण होता है कि वो या तो रिवाइज नहीं करते हैं या तो एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं मैम मैंने तो बहुत पढ़ा, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आधे घंटे 2 घंटे ये लो पेपर और उसको लगाओ एमसीक्यूज, तो वो नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है, दिमाग इधर उधर घूम रहा रहता है। हाँ, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब भले पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही उठा लो, वही करो सॉल्व बैठ के, लेकिन प्रैक्टिस करो क्लास, प्रैक्टिस मैटर, ठीक है। चाहे थ्योरी हो चाहे मैथ्स हो, दोनों में प्रैक्टिस मैटर करती है। चाहे मेंस हो, वहां पर भी प्रैक्टिस मैटर करती है। आपको कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपने फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं दी है तो उस नॉलेज का कोई भी मतलब नहीं। तो ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर क्या मतलब उस नॉलेज का। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको सुमेलित करना है। बताइए, विशाखा दत्त, वारामिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। तो विशाखा दत्त की हम बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो बहुत फेमस है, तो ये नाटक से रिलेटेड है। ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। वारामिहिर की बात करेंगे तो ये खगोल विज्ञान से रिलेटेड है, तो बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर चरक की बात करेंगे तो चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो ये गणितज्ञ, ठीक है, सी। तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रख लीजिएगा कि विशाखा दत्त जो है वो गुप्तकालीन है और इनकी जो रचना है, ठीक है, मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्र गुप्तम, ये बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और चरक की चरक संहिता याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। Who among the following translated the रामायण into the Bengali language? निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो बताइए, कृतिवास, मालाधर बसु, शंकर देव या हेम सरस्वती। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था कृतिवास ने। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें। If the distance between the two bodies is doubled, the gravitational force between them will remain same, increase 2 time, decrease 2 time, ठीक है, decrease 4 time। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर क्या बोला गया है? If the distance between the two bodies is doubled, अगर जो डिस्टेंस है 2 बॉडी के बीच में वो उसको डबल कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एग्जाम्पल होता है वो G(m1 m2) जो 2 मासेस है अपॉन r² होता है, ठीक है। अब इसको डबल कर दिया जाए, ये बोला गया है। तो यहां पर r कितना हो जाएगा? G(m1 m2) अपॉन डबल करा जा रहा है। यहां पे ध्यान दीजिए, बिटवीन 2 बॉडीज, 2 बॉडीज आपकी हैं m1 और m2 हम मान रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है r है वो अब क्या हो गया? डबल हो गया है, 2r हो गया है। दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं चेक कर रही हूं, दिख रहा है, ठीक है। तो वो r की जगह 2r हो गया, तो यहां पर 2r² कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? G(m1 m2) अपॉन 4r², ठीक है। पहले क्या था? r², अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4r²। तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी 4 बार क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, 1/4 हो जाएगी, इसको ऐसे लिखना चाहिए, 1/4 हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई ना क्लास? पहले कितना था? F
जो था g m1m2 अपॉन आर स्क्वायर था, अब f कितना हो गया g m1m2 अपॉन 4r², तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको 1/4 कर लो, ऐसे ही लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर क्या दिया गया है, द खरीफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर। बताइए, खरीफ क्रॉप की बात यहां पर की गई है। अच्छा, पढ़ लीजिए, मैं बस आपको इतना बता दूं, आप लोग पढ़िए। खरीफ और रबी क्रॉप की बात होती है। खरीफ क्रॉप को याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं काजोल। ठीक है, काजोल। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम रबी क्रॉप की बात करेंगे तो आप रोम करके याद कर सकते हैं, जिनको कंफ्यूजन होती है, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका सही उत्तर देते हैं। काजोल में के में जो ए और जे है, मतलब क्या है, जुलाई अगस्त में इस क्रॉप को बोया जाता है, और ओ क्या है, अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में बोया जाता है, अक्टूबर में काटा जाता है। रबी क्रॉप की बात करेंगे तो इसको बोया जाता है अक्टूबर में, और मार्च में इसे काटा जाता है। अब चलो प्रश्न पढ़ लो जल्दी से और उत्तर दो, यहां पर समय ले लो क्लास। इस तरीके के प्रश्न आरओ एआरओ में तो पूछे ही जाते हैं, अब पीसीएस में भी देखा जा रहा है, पूछा जाता है, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न मैंने देखे हैं। तो फिफ्थ का आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। यहां पर अगर हम देखें, खरीफ क्रॉप की बात की गई है तो राइस हो जाएगा, ठीक है, और ग्राउंडनट हो जाएगा, और मक्का हो जाएगा। ठीक है, मेज, मक्का वाला यलम, मेज, मेज कर लो। यहां पर इंग्लिश वाले तो एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, ये मक्का मदीना वाला हो गया ना, ये मेज यहां पर कर लो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो सेकेंड, फिफ्थ और फोर्थ, अरे सॉरी सिक्स्थ कहां पर दिया गया, बी में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम, यहां पर बी आपका सही उत्तर है। क्लास बस अगर आपको नहीं याद होता है तो मैंने आपको बताया रोम और काजोल करके याद कर लो, याद रहता है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले ही पता होता, तो उनको ये सब ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जैसे भी मन करे लेकिन याद कर लीजिएगा, प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन भी होती है, विवाद भी होते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग ऑफ अ पेपर। पेपर को ब्लीच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोराइड का, क्लोरोबेंजीन का, एमोनियम क्लोराइड का, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो कागज को ब्लीच करने के लिए क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है ब्लीचिंग पाउडर। कई जगह हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला पूछ लेता है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। तो यहां पर एक जगह लिख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इंपॉर्टेंट है क्लास जो बता रही हूं यहां पर। ठीक है, विरंजन के लिए मतलब हम लोग ब्लीचिंग के लिए आमतौर पर क्लोरीन गैस का या क्लोरीन डाइऑक्साइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये भी एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए साइंस के ऐसे प्रश्न कि ब्लीचिंग में वॉशिंग सोडा पूछ लेगा ना। अभी मैं देख रही थी कि पास्ट ईयर में शायद अभी 2025 में वॉशिंग सोडा से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा है, केमिकल नेम ही उसका पूछा है। तो नोट कर लीजिए जो बता रही हूं यहां पर, ये जो चीजें हैं ब्लीचिंग पाउडर का भी लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल फॉर्मूला है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। According to the census 2011, which of the following state has the maximum difference in male and female literacy? मेल और फीमेल लिटरेसी में सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें किस स्टेट में देखने को मिलता है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में, गुजरात में। तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, बी आपका सही उत्तर है। साक्षरता दर देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर हम देखें तो 67.7% है। मेल साक्षरता दर कितनी है, 77.3%। फीमेल स्त्री 59.3। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे, इन दोनों को, स्त्री और पुरुष को, तो यहां पर आपको 18 मिलेगा वैल्यू। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का है तो याद रख लो
महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो वो केरल में है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कंटेक्स में 67.7%, 77.3% एंड 59.3% याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। WHO has declared India a trachoma free country। WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है, सही है। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है, बिल्कुल सही है, आई से रिलेटेड डिजीज है ये। और यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। क्लास ध्यान दीजिएगा, कथन कारण इसको मत करो, इसको बस 1 और 2 करो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। इसको 1 कर लो और इसको स्टेटमेंट 2 कर लो एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है WHO ने भारत को, ठीक है। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन हो चुका है। यह एक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है, ये ठीक है। तो यहां पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया गया है। 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो बताइए, 1920 वाला जो अधिवेशन है जहां पर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास किया था, वो सेशन कहां पर हुआ था? वो सेशन हुआ था नागपुर में। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड आपके हैं। और दूसरा दिया गया, इंग्लैंड कवर लेस देन 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर यूनाइटेड किंगडम की बात की गई है और एक तरफ आपकी बात की गई है ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तो है लेकिन उत्तरी आयरलैंड नहीं है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से ज्यादा, 7% से कम में फैला हुआ है, ज्यादा नहीं कम में फैला हुआ है। तो 60% से कम बोला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आप में दिखाती हूं। तो ये आपका सही है। इनमें से कौन सी सही है बोला गया है? तो केवल 2 जो है वो सही है, पहला गलत है, देख लेना। ग्रेट ब्रिटेन की बात की गई है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखो, जब भी हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? स्कॉटलैंड आता है, देखो, फिर वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो 7% से कम बोला गया है, 7% अप्रोक्सीमेटली आपका जो देश है जो कवर किया गया है ग्रेट ब्रिटेन को, वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड का ज्यादा पोर्शन है ना वेल्स और स्कॉटलैंड से, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। फिर देखो यहां पर यूनाइटेड किंगडम की बात की गई है। अगर यूनाइटेड किंगडम में हम देखते हैं तो यहां पर आपका आयरलैंड भी आ जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर नॉर्दर्न आयरलैंड इंक्लूडेड है तो वो यूनाइटेड किंगडम कहलाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है, ये गलत है। अगर हम देखें इंग्लैंड, वेल, स्कॉटलैंड एंड नदर आयरलैंड तो ये यूनाइटेड किंगडम बनाता है, ठीक है, ना कि ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में खाली आपके इंग्लैंड, वेल और स्कॉटलैंड है। क्लियर हो गया होगा मैप के थ्रू, इसीलिए मैप को इंक्लूड करना जरूरी होता है ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है हमें। एक तरफ रिवर दिया गया है, दूसरी तरफ आपको ट्रिब्यूटरीज दी गई है, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, गंगा। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है? बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? जब हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है और गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम बात करते हैं गोदावरी की तो मंजरा जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा है, ठीक है। ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। कृष्णा की भीमा हो गई, ठीक है। बी का 3rd यहां पर दिया गया है। फिर
यमुना की बात करेंगे तो चंबल हो गई, चंबल सिंध बेतवा, ये सब किसके, CSB के, चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको याद कराया है मैंने। तो सी का सेकंड हो गया और गंगा की सोन हो गई, तो ए आपकी सही उत्तर है। ठीक है, ए जो है वो आपका करेक्ट उत्तर है, यहां पर देख लो ए सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लो ये क्या है, ये चंबल है, ये सिंध है, ये बेतवा है, ये केन है, ये यमुना आ रही है। यमुना कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से निकल रही है। ठीक है, और गंगा से कहां पर मिल रही है, प्रयागराज में मिल रही है। ये भी चीज क्लियर होगी। अच्छा, चंबल में देखोगे ये बनास है, ये काली सिंध है, ये पार्वती है, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या पूछा गया है। 12वें प्रश्न को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग रिवॉल्ट दैट टुक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1857। 1857 के पहले के कुछ विद्रोह दिए गए हैं और आपको बताना है, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। तो बताइए, समय ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा समय आपको लगेगा। तब तक मैं आपको बताती हूँ, जब हम बात करते हैं बंगाल के विद्रोह की तो ये 1764, 1763, 1764 ये टाइमलाइन है। ठीक है, कच्छ के विद्रोह की हम बात करेंगे तो ये 1816। ठीक है, वेल्लोर के विद्रोह की हम बात करेंगे तो ये 1806 हो गया। संताल विद्रोह की हम बात करेंगे तो 1855। ठीक है, और कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 1831। मैंने आपको ये टाइमलाइन बता दी है। तो सबसे पहले तो बंगाल का सिपाही विद्रोह है, 1763 कुछ जगह दिया रहता है, 1764 कुछ जगह दिया रहता है, तो है पहले है ये, तो ये तो पहले ही मिल गया हमको। फिर उसके बाद कच्छ का विद्रोह अगर हम देखेंगे तो कच्छ का विद्रोह आपका है 1816 में, और वेल्लोर का विद्रोह 1806, तो 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया। ए आपका सही उत्तर है। वीडियो को पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हैं, आराम से प्रश्नों को करिए। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, कच्छ का विद्रोह 1816, वेल्लोर का विद्रोह 1806, संताल विद्रोह 1855, 1855, फिर कोल विद्रोह 1831। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न को देखिए, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अंबेडकर फर्स्ट एड्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्ड है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ, और आखिरी दिया गया है नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो यहां पर हम देखते हैं संविधान सभा में अंबेडकर के प्रथम जो भाषण है ये बोला गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये आपका 1949 के समय इन्होंने अपना प्रथम भाषण दिया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज की अगर हम बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 हो गया। ठीक है, राष्ट्रमंडल में ये चौथा, इसको करो क्लास, देखो यहाँ पे ये 4th है। ठीक है, नेहरू का, ये देखो इसको यहाँ पे नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, आपको पता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चल के क्या बना, प्रियम्बल बना। तो यहां पे राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य की बात अगर हम करेंगे, यहां पर ये आपका 1949 होगा। संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम भाषण जो है वो तो आपका 1946 प्रथम भाषण की बात यहां पे की है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात की गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1946 वाला समय होगा वो। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाना, ये 22 जुलाई 1947। ठीक है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, ये आपका 1949 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ, और फिर आखिरी है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो ये 13 दिसंबर 1946। क्लियर है, ये आपका 1946 है। आपका अगर हम देखें तो बताइए
अरेंज करिए इसको। तो पहले नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा 1946 में, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। सत्रह को अगर हम देखेंगे तो 17 दिसंबर 1946 को तो आपका क्या हो गया, संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम भाषण। तो 4, 1, 2, 3। अच्छा प्रश्न था ये, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे यहां पर 1946 का 2 इवेंट दिया गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेहरू द्वारा पारित जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था पेश किया गया था, और संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम भाषण। तो 4, 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको ताकि कंफर्म हो जाए। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा में अंबेडकर जी ने भाषण दिया था, जो प्रथम भाषण 17 दिसंबर 1946। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1947। फिर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 1949। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? भक्ति सेंट दिया गया है यहां पर, कौन सा सही सुमेलित? 1 मिनट क्लास, दोनों अच्छा दोनों अलग अलग प्रश्न नहीं है, इंग्लिश में स्पेसिंग कम है। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फिलॉसफी है, इधर फिलॉसफी दी गई है और इधर सेंट के नाम दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा साइड हटूंगी, बोर्ड के आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया। शंकर अवधूत, रामानंद केवलाद्वैत, रामानुज विशिष्ट द्वैत और चैतन्य अद्वैत। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, बताना है आपको कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ध्यान दीजिएगा, रामानुज की जब हम बात करते हैं तो ये वैष्णव संप्रदाय के महान संत थे। ठीक है, और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है ना, निम्बकाचार के बारे में पूछा जाता है तो द्वैतवाद पूछ लिया जाता है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। द ट्रांजिशन जोन ऑफ द डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन दैट बॉर्डर बिटवीन द 2 एडजेसेंट एंड डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज। सेम वही चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी हम ट्रांजिशन जोन की बात करेंगे, ट्रांजिशनल जोन की बात करेंगे, ठीक है, जहां पर हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन है, चेंज हो रहा है इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बीच का जो कॉमन एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। और यहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है 15th का। आगे बढ़ते हैं क्लास। कहीं पर भी दिक्कत होगी, ये प्रश्न मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र की तरफ जाते हैं तो बीच में एक संक्रमण जोन होता है, एक ट्रांजिशनल जोन होता है, जहां पर दोनों इकोसिस्टम के, दोनों पारिस्थितिक तंत्र के फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इस इकोटोन में, इस ट्रांजिशनल जोन में जो डाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों बहुत ज्यादा होती है? क्योंकि इस पारिस्थितिक, जब हम एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में मूव कर रहे हैं तो बीच के जोन में दोनों पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतु हमको देखने को मिलेंगे, कॉमन रहेगा ना। तो इसीलिए ट्रांजिशन जोन में, इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर वैदिक नेम ऑफ रिवर दिया गया है और उनका मॉडर्न नेम दिया गया है। ठीक है, आप लोग करिए। दृष्टवती, अस्किनी, वितस्ता, परुषणी। तो सबसे आसान तो डी का थर्ड है, रावी। हम रावी नदी के नाम से अब जानते हैं, तो डी का थर्ड देख लेते हैं कहां पर है, 2 जगह दिया गया। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आप बताइए, वितस्ता की हम बात करेंगे तो वितस्ता क्या हो जाएगा, सी का झेलम। ठीक है,
अस्किनी चेनाब और दृष्टवती चौटांग ए का सेकेंड। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? यहां पर आपका सही उत्तर बी हो गया ना। टू का ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 4 और डी का 3। तो आपका सही उत्तर बी हो गया। सेवनटीन प्रश्न को देखते हैं। यहां पर हम लोग रिवर के वैदिक नेम जो है वो किसी और क्लास में अच्छे से आपको याद करा दूंगी मैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज पूछा गया है। कौन सा जेनेटिक डिजीज नहीं है? ध्यान दीजिएगा, रतौंधी जो है ना वो जेनेटिक डिजीज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक डिजीज नहीं है। जब कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो वो जेनेटिक डिजीज है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न देखें। जो रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए कई बार परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस दिया रहेगा कलर ब्लाइंडनेस की जगह, या कलर ब्लाइंडनेस दिया जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस की जगह। तो याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की तो वो आपके विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टेम्पल्स को अरेंज करना है। बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या सप्त पगोडा। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास। सबसे पहले तो सप्त पगोडा होगा, फिर महाबलीपुरम होगा, फिर बृहदेश्वर टेम्पल राजाराज, फिर गंगईकोंडा चोलपुरम। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पर भी ऐसा लगे कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। देखिए सप्त पगोडा की अगर हम बात करेंगे तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम के समय इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर की बात करेंगे तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण हुआ था। बृहदेश्वर टेम्पल और गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल का निर्माण जो है वो चोल राजाओं के समय में हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर राजराज, ठीक है, राजाराज चोल, और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की बात करेंगे हम तो राजेंद्र चोल द्वारा इसका निर्माण हुआ था। 19वां प्रश्न। इंक लीक फ्रॉम अ पेन व्हाइल ट्रेवलिंग बाय द एरोप्लेन। जब हम एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं तो जो पेन में जो इंक होती है कई बार वो लीक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि जो प्रेशर होता होगा पेन के अंदर का वो बढ़ जाता होगा बाहर के प्रेशर से, ठीक है। एयर प्रेशर से जो पेन के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से जो पेन है, जो इंक है वो लीक कर जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंक, ड्यू टू एक्सेसिव वेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एयर प्रेशर है वो घट जाता है और अंदर जो पेन का प्रेशर है वो कहा जाता है कि बढ़ जाता है, ठीक है। तो बाहर का जब एयर प्रेशर आपका घट गया, अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो इंक लीक कर जाएगी। तो ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ए आपका सही उत्तर होगा। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है। इस कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव और पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दबाव वायुमंडल दाब से अधिक होने के कारण क्या है, या बाहर की ओर निकल पड़ती है। तो ये याद रखिएगा, हाइट पे जाने पे एयर प्रेशर बढ़ने के कारण जो इंक के अंदर का प्रेशर होता है वो आपका घटता रहता है, बाहर का प्रेशर जो था वो घट जाता है जब आप ऊपर पहुंचते हैं एक हाइट पे, और पेन के अंदर का प्रेशर जो रहता है वो ज्यादा रहता है, इसी वजह से लीक कर जाती है। चलो यहां पर इस प्रश्न को देख लो, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विनिर्माण उद्योग की स्थापना
वर्ष दिया है और स्थान दिया है। प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी, सही है। प्रथम मशीन निर्मित कागज के निर्माण 1870 में कलकत्ता में हुआ था, सही है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास में हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न। बताइए, which of the following is correct arrangement of halogen in increasing order of their oxidizing nature? देख लीजिए क्लास में, थोड़ा साइड हो जाती हूं यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन का उनकी ऑक्सीकारक प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास है? तो आपको बताना है। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, सब एक ही तरीके से लग रहा होगा ना? तो जब पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पर आपका सही उत्तर डी है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। हेलोजेंस की बात की गई है तो यहां पर देखिए बढ़ते क्रम में पूछा गया है। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा गया है। 22वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहां पर है? पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में, दमनदीव में या फिर लक्षद्वीप में? तो बताइए, लिटरेसी की बात यहां पर की गई है तो सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है वो लक्षद्वीप में है। फीमेल लिटरेसी की बात यहां पर की गई है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार संघ शासित राज्यों में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप में है, 89.3। उसके बाद हम देखते हैं चंडीगढ़ में अगर देखें तो 81.2, पुडुचेरी में अगर हम बात करेंगे 80.7, दमनदीव में 79.50। 23वां प्रश्न, स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? विठल भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एम.एन. राव, मुजफ्फर अहमद, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, बी.आर. अंबेडकर एंड पी.सी. जोशी। मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी बताया है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। आधुनिक भारत के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस पहले भी की हूं और कर भी रही हूं इस मॉक टेस्ट में, और क्वेश्चन के माध्यम से आधुनिक भारत में आपको रिवाइज करवा दूंगी, याद करवा दूंगी। ठीक है, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। आधुनिक भारत की बिल्कुल चिंता मत करिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की चिंता मत करिए, ठीक है, इकोनॉमी की चिंता मत करिए। तो जहां पर भी डाउट होता है वो मुझे बस बता दिया करिए कि यहाँ पर डाउट हो रहा है। जिन प्रश्नों में मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ वहां पर मैं देने का प्रयास करती हूँ। स्वराज पार्टी के गठन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 1920 का समय था कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ भारत में। महात्मा गांधी ने बोल भी दिया था कि 1 साल के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर इसको अपोज भी करते हैं। उनको लगता है कि जब कोई आंदोलन अपने चरम पे पहुंचा है उस समय उस आंदोलन को वापस लेना सही नहीं है, एक घटना के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस छोटा सा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो आईएनसी के कुछ लीडर्स, जैसे अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ते हैं और स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन करके ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और सीट पाना चाहते हैं असेंबली में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो 2 गुट बन जाते हैं, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। नो चेंजर्स वो गुट था जो कि कह रहा था अभी भी हमें जो टेक्निक्स हमने असहयोग आंदोलन में अपनाई है उसी को फॉलो करना चाहिए, बाइकॉट ही करना चाहिए हर चीज को, कॉलेजेस को, ऑफिस को, ठीक है, असेंबलीज को। लेकिन प्रो चेंजर्स कह रहे थे अब असेंबलीज को बाइकॉट ना करके इलेक्शन लड़ेंगे, सीट पाएंगे, फिर अपनी आवाज को ले जाएंगे क्राउन तक। तो सी आपका सही उत्तर है यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूनियन बजट 2025 to 2026। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार। तो ये तो आपको पता ही है
बहुत फेमस था कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है बिहार में, बिल्कुल सही है। पटना एयरपोर्ट फैसिलिटीज विल बी अपग्रेडेड एंड द बिहटा एयरपोर्ट विल ऑल्सो बी एक्सपेंडेड। वेस्टर्न कोसी कैनाल विल बी एक्सपेंडेड। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें प्रपोज थी यूनियन बजट 2025 टू 26 में, ठीक है। मखानों के उत्पादन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी बिहार में। पटना हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी जोड़ा जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तार होगा। ये सब प्रपोज था। 25वां प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को बढ़ाएंगे, इनकी संख्या भी बढ़ाएंगे। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, बेसाल्ट इज अ इग्नियस रॉक। कोयला की बात करते हैं तो ये अवसादी शैल है, बेसाल्ट अग्नेय शैल है। तो बताइए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपको बताना है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका यहां पर सही उत्तर है। परीक्षा में यहां से प्रश्न आपका पूछ लेता है मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है, इग्नियस रॉक कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, तो एक जगह नोट कर लीजिए। हर साल नहीं पूछा जाता है लेकिन गैप गैप करके पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलो ज्योग्राफी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे तो 25 क्वेश्चन की जगह 30-30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी मुझे पता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं अभी वो सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब पता चल जाएगा बस प्रीलिम्स में इतना समय बचा हुआ है तब आप जागोगे, और यही दिक्कत हो जाती है। हम एकदम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है क्लास। तो ऐसा मत करिए अपने साथ। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग आ नहीं रहे हैं, बात वो है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। हम जब सोचते हैं जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, एग्ज़ाम पास आएगा, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। चलो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी मैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। अगर हम देखें इस कोर्स में जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, जो PYQs है मेंस की वो भी डिस्कस किए जाएंगे, किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो इस कोर्स से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है क्लास, तो थैंक यू सो मच। अब आज की सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। लास्ट में जाते जाते आपसे वही बात कहूंगी जो कि हर क्लास में मैं आपसे कहती हूँ, खुद पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना तो बहुत ही ज़रूरी है, खाली भरोसा रख के पढ़ना छोड़ दो तो ये तो गलत हो जाएगा, फिर ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भरोसा मतलब आप लोग कभी कभी बहुत लो फील करते हो, मैसेज आता है मैम अब तैयारी नहीं हो रही है। देखो जब फिर मैंने उस दिन बोला था आपसे ना, जब युद्ध में कूद गए हो तो पूरी शक्ति एक बार लगा दो, पढ़ लो, कर्म कर लो अपना, ठीक है, और फिर ईश्वर आपको सफलता जरूर देंगे। कर्म करना हमारा काम है, उसके बाद रिजल्ट मिलना तो ईश्वर के हाथ में है। आप सोचिए सब अच्छा होगा। तो हमेशा खुद पर भरोसा रखिए, अपना कर्म करिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखिए। आपके कुछ और शुभचिंतक होंगे, भाई बहन कोई भी उसमें, ठीक है, उनके भी आशीर्वाद पे भरोसा रखिए और पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एक बार मिरर के सामने अपने आप को देख के खुश हो जाया करिए, मुस्कुराया करिए कि आज भी चलो ठीक है, अभी सब सही है, तो खुश रहिए। थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।